हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का केमिस्ट्री के एक्स्ट्रा क्लास में। और हम लोग जो टॉपिक चल रहा था हम लोग का रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सामान्य कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं दोस्तों हम लोग इसमें। और इसमें हम लोगों ने शुरू किया था क्या चीज़? क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि आपने स्टार्ट किया था और उसमें आपने एक टॉपिक कवर किया, बंध विखंडन। बंध विखंडन, इस बंध विखंडन से एक टॉपिक और निकल के आया हम लोग का, जो था इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। एक फैक्ट निकल के आया बंध विखंडन पढ़ने के बाद हम लोग का, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन दोस्तों होता क्या है, उसको आपने थोड़ा सा चर्चा किया था पिछले वाले वीडियो में। उसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन अगर हो रहा है तो उसके क्या क्या प्रभाव हैं और किस किस प्रकार से वो रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों बने रहिए आज हमारे साथ, क्योंकि आज का वीडियो बिल्कुल ही मस्त और फ़ायदेमंद दोनों। ठीक है दोस्तों, तो देर न करते हुए बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन के लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका कोई भी दो कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड है जिसमें अगर कोई एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉनों से बनता है। बॉन्ड फ्यूजन बताया गया आप लोग को। और इनका जो बॉन्ड फ्यूजन होता है तो इलेक्ट्रॉन या तो इसकी तरफ जाएगा बी की तरफ, या फिर ए की तरफ, या फिर दोनों में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? पूरा फैक्ट बेस्ड डिपेंड करता है किस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा है, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना अंतर है, उसकी के बेस पे आपका जो है इलेक्ट्रॉन डिस्पेक्ट होते हैं एक एटम या फिर दोनों एटम की तरफ। ठीक दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कोई यौगिक है, उसमें अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु या समूह, इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु या समूह आ जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु या समूह आ जाए तो क्या होगा? आपका जो इलेक्ट्रॉन है, बंध इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा? विस्थापित होगा। बंध इलेक्ट्रॉन क्या होगा? विस्थापित होगा, है ना दोस्तों। अगर हमारे यौगिक में परमाणु या समूह ऐसा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, जुड़ने वाले परमाणु से अधिक हो, तो बंध के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? विस्थापित हो जाएंगे दोस्तों। ऐसा क्यों है? इसको एक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 CH2 और मैंने यहाँ पे कोई एक X कोई एलिमेंट ले लिया और यहाँ पे जो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन कार्बन। जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है उस कार्बन से इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अधिक है। अगर इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी दोस्तों, तो क्या ये इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अधिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी इलेक्ट्रॉन के प्रति जो चाहत है, इलेक्ट्रॉन के प्रति जो उसका आकर्षण है, इलेक्ट्रॉन के प्रति जो उसका आकर्षण है दोस्तों, उसी आकर्षण के कारण इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा? थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड कर लेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तुरंत ये वाली घटना हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। तुरंत इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन वहाँ पे आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन जो है दो प्रकार से हो सकता है दोस्तों। जो इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन है, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन कितने प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से हो सकता है। एक तो अस्थाई हो जाए, एक तो अस्थाई, और एक क्या हो सकता है? अस्थाई। अस्थाई का मतलब क्या हो गया? अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो? डिस्प्लेस्ड हो जा रहा है, अगर समूह के कारण
किसी समूह के कारण बंध इलेक्ट्रॉन क्या होते हों, विस्थानीकृत होते हों, ठीक ना दोस्तों, विस्थापित होते हों, विस्थापित होते हों, ठीक है, विस्थापित होते हों, किसके कारण? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अंतर के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर के कारण, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन होगा क्या होगा? अस्थाई। इलेक्ट्रॉन विस्थापन क्या होगा? अस्थाई होगा। इलेक्ट्रॉन विस्थापन कैसा होगा दोस्तों? अस्थाई होगा। इसमें दोस्तों क्या है, इस वाले में, अस्थाई वाले में हमें क्या है, किसी आक्रमणकारी हो या न हो, आक्रमणकारी हो या न हो, यह विस्थापन होगा, ठीक है ना दोस्तों। आक्रमणकारी हो या न हो, यह विस्थापन क्या होगा, तो उसे बोलेंगे अस्थाई विस्थापन। लेकिन दोस्तों जो अस्थाई विस्थापन होता है, अगर हमारा कोई अटैकर, कोई आक्रमणकारी की उपस्थिति में, आक्रमणकारी की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन विस्थापन हो, परंतु जैसे ही आक्रमणकारी हट जाए वहाँ से, आक्रमणकारी की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन क्या हो, समाप्त हो जाए। जैसे ही कोई अटैकर आए तो बॉन्ड टूटे, लेकिन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड हो, लेकिन जैसे ही अटैकर हट जाए, आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उससे दोस्तों कहेंगे हम लोग क्या चीज़, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई अटैकर आए या न आए, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, अधिक है, तो यहाँ पे जो विस्थापन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन कैसा होगा, अस्थाई होगा। कैसा होगा? अस्थाई होगा। अब इसी को यहाँ पे एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं बता दूँ यहाँ पे आपको, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 है दोस्तों। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन की बात आएगी, तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई आपका न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, किसी न किसी प्रकार का क्या हो, आक्रमणकारी होना चाहिए। आक्रमणकारी रहेगा तो यहाँ पे इस बॉन्ड पे क्या करेगा, अटैक करेगा, उसके बाद इसके ऊपर प्लस या फिर माइनस जो भी आना होगा वो क्या होगा, आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन हो रहा है, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इधर चाहे इधर जा रहे हैं, वो किसके कारण, आक्रमणकारी के कारण। लेकिन जैसे इस आक्रमणकारी को हटाएंगे, ये विस्थापन भी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, अस्थाई। क्या हो गया, अस्थाई। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया आपका कि जो इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन है वो दो प्रकार का हो गया, एक आपका अस्थाई और एक आपका अस्थाई। अगर इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, ठीक है ना, बिना किसी बाहरी सहयोग के हो रहा है, बिना किसी बाहरी आक्रमणकारी की उपस्थिति में हो रहा है, ठीक है, बाहरी आक्रमणकारी हो या न हो, वह इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन को प्रभावित न करे, तो वहाँ पे जो विस्थापन होगा दोस्तों, उस विस्थापन को हम लोग क्या नाम देंगे, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। लेकिन अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन हो रहा है किसी कंपाउंड में, लेकिन वह किसी आक्रमणकारी के उपस्थिति में हो, जैसे आक्रमणकारी को हटाएंगे हम लोग, वहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन शून्य हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे वो क्या है, अस्थाई है। ठीक है दोस्तों, अस्थाई, ठीक है ना, परमानेंट, ठीक है, अस्थाई टेम्परेरी। तो अस्थाई और अस्थाई में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसी को दो भागों में बांटते हैं हम लोग। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन है, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन अब आप समझ चुके हो अच्छे से, ये दो प्रकार का हो गया। एक आपका हो गया अस्थाई, कौन हो गया, अस्थाई। एक क्या हो गया, अस्थाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, परमानेंट है, परमानेंट। ये क्या है, टेम्परेरी।
टेम्परेरी। ये क्या है? परमानेंट। वो क्या हो गया? टेम्परेरी हो गया दोस्तों, ठीक है। अब ये अस्थाई और अस्थाई को आप देखें तो ये जो अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन है वो कितने प्रकार का हो जाता है? 3 प्रकार का दोस्तों। एक होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, और सेकंड आपका हो जाता है दोस्तों मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, और थर्ड दोस्तों आपको हो जाएगा ये हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक दोस्तों, ये 3 कौन हो गए? अस्थाई वाले हो गए। कौन? अस्थाई। और अस्थाई में केवल एक हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक दोस्तों, तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन 4 प्रकार के हो गए। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर हमें बॉन्ड फ्यूजन देखना है, बॉन्ड फ्यूजन कैसे हो रहा है, बॉन्ड फ्यूजन के बाद जो आपकी स्पीसीज बनेंगी, जो मध्यवर्ती बनेंगे बॉन्ड फ्यूजन के बाद, बताया था दोस्तों पिछली वीडियो में, जब कोई बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है? मध्यवर्ती का निर्माण होता है। जिस समय बॉन्ड टूट रहा होता है उसी समय नए बॉन्ड भी क्या होते हैं? बन रहे होते हैं। तो जो नए बॉन्ड बन रहे होते हैं वो कितने स्ट्रांग होंगे? जो मध्यवर्ती बनेगा वो अस्थाई होगा कि नहीं होगा, वो बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, नया कंपाउंड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसी की चर्चा हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, पहले इफेक्ट को, जो इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन है उसका पहला इफेक्ट जो है हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपका किसी भी केमिकल रिएक्शन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसकी हेल्प से हम लोग क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे और इलेक्ट्रॉन देने लेने के जो टेंडेंसी होती है उसके बेस पे हम लोग देखेंगे कि जो मध्यवर्ती बन रहे हैं उनका अस्थायित्व अधिक है कि कम है, और हमारा कंपाउंड, हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा कि नहीं फॉर्म होगा। ठीक है दोस्तों, तो रासायनिक अभिक्रियाओं की जो क्रियाविधि थी, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को पढ़ा पीछे हम लोगों ने, बंद विखंडन पढ़ा। बंद विखंडन में बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन को हमने देखा कि 2 प्रकार से हो गया, अस्थाई और अस्थाई। आक्रमणकारी की उपस्थिति में अगर हो रहा है तो क्या हो गया? अस्थाई। आक्रमणकारी हो या न हो तो कैसा है? आपका अस्थाई। और उसी को हमने क्या किया? उसी आधार पे अस्थाई और अस्थाई आधार पे उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, जिसका पहला पार्ट आपका है इंडक्टिव इफेक्ट या फिर प्रेरण प्रभाव, प्रेरक प्रभाव। ठीक है दोस्तों, तो इसको मिटाते हैं और अब स्टडी करेंगे हम लोग किसका? इंडक्टिव इफेक्ट का, प्रेरण प्रभाव। आपकी ज़िंदगी में भी दोस्तों बहुत सी अभिक्रियाएं होती रही हैं जिसके वजह से आपने कहीं न कहीं प्रेरण जरूर प्राप्त किया होगा दोस्तों, है ना। हम लोग के जीवन में कोई न कोई आइडियल जरूर होते हैं। ठीक है, हमारे फैमिली मेम्बर हों या फिर कोई टीचर्स हो या फिर कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, है ना, कोई लीडर हो, है ना। ठीक है दोस्तों, तो उनसे हमें क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलती है किस लिए दोस्तों? आगे बढ़ने की, किसी काम को करने की। तो यहाँ पे उसी प्रभाव को हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मज़ा आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इसी को आप बोलते हो दोस्तों प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव दोस्तों बिल्कुल नाम से ही इंडक्शन, जहाँ पे आपको कहीं से क्या हो? इंडक्शन मिल रहा हो, प्रेरण मिल रहा हो, ठीक है, उसके कारण जो इफेक्ट उत्पन्न हो रहा है वही क्या है? प्रेरणिक प्रभाव है दोस्तों। आइए इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश हम लोग करते हैं दोस्तों। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है पहले ये समझ लीजिए। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है दोस्तों? अभी जस्ट आपने बोला कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन है, ये इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव है, इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव है। किस प्रकार का प्रभाव है दोस्तों? अस्थाई प्रभाव है, अस्थाई प्रभाव है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे कोई आक्रमणकारी यानी कि अटैकर जिसे आप बोलते हो,
अटैकर, और अटैकर को आपने न्यूक्लियोफिलिक के रूप में, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक के रूप में ही पहचाना है अभी तक, ठीक है। तो आक्रमणकारी हो या ना हो, इसका मतलब क्या हो गया, आक्रमणकारी हमारा प्रेजेंट हो या न हो उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अटैकर का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन उसी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं उन एटम्स के कारण ही होने वाला है। आपसी झगड़ा, क्या हो गया, आपसी झगड़ा। ये इंडक्टिव पीरियोडिक प्रभाव क्या है दोस्तों, आपसी झगड़ा है, आपसी बंटवारा है ना, आपसी बंटवारा किसका, इलेक्ट्रॉन का। आपसी बंटवारा है, आपसी झगड़ा है दोस्तों। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो आपसी झगड़ा होगा, आपसी बंटवारा होगा बिना किसी थर्ड पर्सन के, उसे हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक प्रभाव। पीरियोडिक प्रभाव दोस्तों ये आता क्यों है दोस्तों, पीरियोडिक प्रभाव आता क्यों है, अगर आक्रमणकारी नहीं है तो इसका आने का कारण क्या हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर। बंधित परमाणु के ना, इसी को बड़ा कर दूं थोड़ा सा, तो बंधित परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अंतर है उसी के कारण जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन आता है, और उसके कारण क्या हम लोग को पीरियोडिक प्रभाव देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो बंधित परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो आपके दो परमाणु आपस में बंधे हुए हैं वो दोनों परमाणु क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान नहीं है, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं मैं, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखूं तो कह सकता हूं मैं कि यदि किसी यौगिक में क्या हो, किसी यौगिक में कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ORR ग्रुप, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, ठीक ना, प्रेजेंट हो। कहाँ पे दोस्तों, किनारे पर। अगर किनारे पर हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एटम या फिर कोई ग्रुप उपस्थित है तो वहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन प्रभाव आएगा, और इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन प्रभाव को क्या बोलेंगे, पीरियोडिक प्रभाव बोलेंगे, पीरियोडिक प्रभाव, ठीक है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था मैंने यहाँ पे, जैसे दोस्तों देख लीजिए, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो सकता है या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, लेस ध्यान दीजिएगा इस पर, दोनों तरीके से। हमारा तो बस ये है कि इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन हो रहा है तो पीरियोडिक प्रभाव हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन हो रहा है बिना किसी अटैकर की प्रेजेंस में, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिक प्रभाव बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमें केवल ये देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोनों ही दशाओं में, चाहे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा चाहे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दोनों ही परिस्थितियों में वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन हो रहा है किसके वजह से, बस एक ही कारण यहाँ पे है दोस्तों, ध्यान देंगे, बंधित परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण, चाहे वो अधिक वाला हो और चाहे क्या हो, कम वाला हो, तो वहाँ पे क्या आएगा, पीरियोडिक प्रभाव आएगा, पीरियोडिक प्रभाव आएगा। अगर दो लोगों के बीच में कोई चीज़ रखी गई है और दोनों लोगों के बीच में सहमति न हो, दोनों लोगों के बीच में सहमति न हो, दोनों के बीच में सहमति न हो, दोनों का लालच जो है कम या अधिक हो, दोनों का पावर कम या अधिक हो, ठीक है दोस्तों। तो जो बीच में रखी गई वस्तु है
ठीक है, उस पे किसी न किसी प्रकार से अधिक क्षमता वाला, अधिक प्रभाव वाला जो व्यक्ति है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा, और जो कम क्षमता वाला व्यक्ति होगा उससे चीज़ें क्या होंगी, दूर जाएंगी। ठीक है, जो पोलाइट होगा कहेगा भैया ठीक है ले जाओ, ठीक है, जो थोड़ा सा अपने आप में प्रबल होगा, बलशाली होगा, वो चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या है अपने मर्जी से किसी चीज़ को किसी को देने लगते हैं कि भाई ले जाइए, ठीक है आपका हो गया। तो वहाँ पे वही चीज़ है, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो दोस्तों वो तो ज़बरदस्ती लेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो पूछेगा नहीं आपसे कि इलेक्ट्रॉन ले जाएं कि न ले जाएं। लेकिन अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहाँ पे आपका एक टेंडेंसी होगी क्या, इलेक्ट्रॉन देने की अपने आप। तो यहाँ पे आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, दोनों ही परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन होने जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ आपको। जैसे CH3 अभी लिखा था मैंने, CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ पे मैंने क्या है कोई कंपाउंड A जोड़ दिया सपोज दैट। और एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसी में मैं, CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ मैंने कोई आपका ये ग्रुप है या फिर कोई एटम है, मैंने A और B जोड़ दिया। ठीक है, अब A का नेचर कैसा है मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ। A के नेचर को अगर मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन, किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, तो ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ठीक है दोस्तों, A का जो नेचर कैसा बताया आपने कि A कैसा है, A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। और यहाँ पे जो B का नेचर आप बताने जा रहे हो, B का नेचर क्या है, अब यहाँ मैं बोल दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ध्यान देना दोस्तों, इस पे ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि यहीं से आप बिल्कुल बात करने जा रहे हो इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स की, इंडक्टिव इफेक्ट के प्रकार की, क्योंकि यहाँ पे आपने दो कंडीशन लगा दिया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का। तो दोस्तों अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होंगे दोस्तों, A की तरफ क्या होंगे, डिस्प्लेस्ड होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन किधर होगा, A की तरफ होगा, A की तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किधर होगा, A की तरफ होगा। और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किधर होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किधर होगा, कार्बन की ओर होगा। इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किधर होगा, कार्बन की ओर होगा। अगर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का विस्थापन A की तरफ हो रहा है तो A पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव आएगा, और कार्बन पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपका जो यहाँ पे B है तो आप कर सकते हो B पे जो है क्या आएगा, अब यहाँ पे B की इलेक्ट्रॉनिक कम है, B की इलेक्ट्रॉनिक क्या है, कम है, तो B पे कैसा आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और C पे कैसा आएगा, डेल्टा नेगेटिव आएगा, डेल्टा नेगेटिव आएगा। अब हम लोग का कार्बन कैसा हो चुका है, यहाँ पे आप बोलो, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आया तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, पार्शियल चार्ज आएगा यहाँ पे दोस्तों। और थोड़ा सा इसी को और डिस्कस करो तो आप खुद समझो, अगर इस बॉन्ड टूटा नहीं है, अभी केवल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड हुए हैं, डिस्प्लेस्ड होने की वजह से इस पे पार्शियल चार्ज नेगेटिव में आ गया, इस पे पार्शियल चार्ज पॉजिटिव में आ गया। तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा अपनी ओर डिस्प्लेस्ड करने की, खींचने की कोशिश करेगा थोड़ा सा, क्योंकि पार्शियल चार्ज है, थोड़ा सा खींचेगा। तो थोड़ा सा खींचेगा तो इसके ऊपर क्या है दोस्तों, थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव। ठीक है, इससे कम पॉजिटिव ये है। अब दोस्तों इसके ऊपर जब पॉजिटिव आएगा तो ये क्या करेगा, इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा थोड़ा सा, जस्ट स्मॉल। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा, ये और कम हो गया दोस्तों। अब कहोगे सर इस पे भी, तो दोस्तों इस पे भी आएगा, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी कम होगी, नेगेटिव हो जाएगा, उसको क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। क्या मानेंगे, जीरो। ठीक है, तो यहाँ से एक बात यहाँ से निकल के आ गई आपके पास, और कि जो पीरियोडिक प्रभाव है, ठीक है, पीरियोडिक प्रभाव जो है दोस्तों
क्या निकल के आया कि वह डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। किस पे? दूरी पे निर्भर कर रहा है, दूरी पर निर्भर करता है तथा दूरी बढ़ने पर घटता जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है दोस्तों, इसको भी आप नोट कर लेंगे, ध्यान देंगे इस पे, ठीक है। आपका क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट दूरी पर निर्भर करता है और दूरी बढ़ने पर क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है। और ये जनरली दोस्तों 3 कार्बन तक चलता है। कितने कार्बन तक? 3 कार्बन तक, 3 कार्बन तक चलेगा ये, 3 कार्बन तक चलता है, प्रभाव दिखाता है, 3 कार्बन तक प्रभावी होता है। 3 कार्बन के बाद इसका प्रभाव क्या है, नगण्य मान लिया जाता है। तो यहाँ पे प्रेरित प्रभाव है दोस्तों, इसके प्रेरण की वजह से ये प्रेरित हो गया, इसके प्रेरित होने के बाद इसका प्रेरण से ये प्रेरित हुआ और इसके प्रेरण से क्या हुआ, ये प्रेरित हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इसके अस्थायित्व की बात हो रही है। अस्थायी होने के लिए अपने चार्ज में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो आपके आयनिक एटम्स या फिर ग्रुप होते हैं, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए अपने आयनों को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, एज पॉसिबल एज वो अपने चार्ज को डिस्पर्स करते हैं, डेंसिटी को कम करने की कोशिश करते हैं ताकि अस्थायी रूप में वो रख सकें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक आप प्रेरण इस पहले सी का अल्फा सी पे, फिर बीटा सी पे, फिर क्या है, गामा सी पे। तो अल्फा बीटा गामा तक जाते जाते क्या होता है, ये प्रभाव बिल्कुल नगण्य होता है और समाप्त हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, ये एक प्रभाव आया यहाँ पे, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया और इस पे क्या है, नेगेटिव आया, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव आया। दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, जो ये ग्रुप होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, या फिर इसको बोलते हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, दोस्तों, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ये ग्रुप क्या कर रहा है, ये आपका नेगेटिव इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इस पे डबल नेगेटिव कर लेते हैं और इस पे क्या हो जाएगा, डेल्टा, ट्रिपल नेगेटिव, इस पे क्या हो जाएगा, डेल्टा। इस पे तो चार्ज आएगा ही नहीं दोस्तों, अभी बताया मैंने कि डिस्टेंस के साथ क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, घटता चला जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, तो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिपल्सिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करने वाला जो ग्रुप है, अपने से बाहर निकालने वाला जो समूह है, वो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसका मतलब कि हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरित प्रभाव दोस्तों, आई जो है हम लोग का, वो 2 प्रकार का हो गया, ठीक है, 2 ग्रुपों के कारण हो गया। एक आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ गए, ठीक है, और एक आपका हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इसी को लिख दूं मैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, ये होगी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, बाहर निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं वो क्या है, नेगेटिव बनते हैं, क्या बनते हैं दोस्तों, नेगेटिव बनते हैं, ठीक है। और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला है, इलेक्ट्रॉन को अपने से निकालते हैं। तो एक आपका हो जाएगा उसमें से पॉजिटिव इफेक्ट, एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट। क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्स करते हैं, निकालते हैं, वो होते हैं, उनको बोलते हैं, उनके इफेक्ट बोलते हैं प्लस आई प्रभाव, ठीक है दोस्तों, प्लस आई प्रभाव, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले ग्रुप है उनको बोलते हैं माइनस आई प्रभाव, उनके इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं माइनस आई प्रभाव। तो आपका आई 2 पार्ट में बट गया, प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव। अब दोस्तों
प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव को अगर समझना हम लोग को है तो हमें बिल्कुल ही ये ध्यान देना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो अपने नेगेटिव बन रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, माइनस आई प्रभाव दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, माइनस आई प्रभाव दिखा रहा है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है किसी को, वो क्या हो गया, आपका प्लस आई प्रभाव दिखा रहा है। अब कौन से ग्रुप हैं जो प्लस आई दिखाते हैं, कौन से ग्रुप हैं जो माइनस आई दिखाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक आपकी छोटी सी टेबल है, उस टेबल को आपको दोस्तों लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि उनके बेस पे ही आप बता पाओगे किसका प्लस आई प्रभाव अधिक है, किसका प्लस आई प्रभाव कम है। और जब हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग इसके बाद, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से किसका प्लस आई अधिक है, किसका प्लस आई कम है। उसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे कि अम्लता, क्षारकता आदि की जो व्याख्या करेंगे हम लोग कंपाउंडों की विथ एग्जाम्पल, तो उसमें उस श्रेणी की जरूरत हम लोग को पड़ेगी। तो आइए हम लोग श्रेणी को लिखते हैं। प्लस आई प्रभाव में दोस्तों सबसे जो ज़्यादा पूछता है, चाहे जिसका ज़्यादा यूज होता है हम लोग का, जैसे 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन, तो उसका प्लस आई प्रभाव क्या होता है, अधिक होता है। और 2 डिग्री कार्बन का उससे कम होता है, 1 डिग्री कार्बन का उससे भी कम होता है दोस्तों। और जो आपका मेथिल वाला कार्बन होगा उसका उससे कम होगा। और सबसे कम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का लिखने का जरूरत नहीं है, इसका 0। कितना लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं, मान लेते हैं। इसी से कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन से अधिक। अगर हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति जिसकी है वो क्या दिखाएगा, प्लस आई प्रभाव दिखाएगा। इसके अतिरिक्त भी हम लोग ले लेते हैं कुछ और भी, जैसे NH पे नेगेटिव है, CH पे नेगेटिव है, O पे नेगेटिव है ना, COO पे नेगेटिव का इससे अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। COO पे नेगेटिव, फिर आपका इससे अधिक क्या होता है, O पे नेगेटिव जाएगा, O पे नेगेटिव। ऐसे ही आपका कर सकते हो NH पे नेगेटिव, NH पे नेगेटिव। तो ये आपके क्या होंगे, प्लस आई प्रभाव दिखाने वाले कुछ ग्रुप हो गए, प्लस आई प्रभाव दिखाने वाले कुछ समूह हो गए, और उनका एक क्रम हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप देख सकते हो, इनका यूज हम लोग को ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 3 डिग्री कार्बन समझते ही हैं, 3 डिग्री कार्बन समझते हैं। थोड़ा डाउट आपके है अगर तो क्लियर कर लीजिए। 3 डिग्री मतलब कि किसी कार्बन के साथ अगर 3 कार्बन या 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, है ना, 3 एल्किल समूह, मैं एल्किल समूह लिखता हूँ R1 या R2 या क्या हो गया R3, तो इसको बोलेंगे क्या चीज़, 3 डिग्री कार्बन। क्या हो जाएगा ये, 3 डिग्री कार्बन। अगर हमारे कार्बन के साथ 2 एल्किल समूह है R1 R2, आपको ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे क्या चीज़, 2 डिग्री कार्बन। अगर हमारा कार्बन के साथ केवल एक ही एल्किल समूह R जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए इसके साथ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा दोस्तों। अगर अब 1 डिग्री हो गया, मेथिल तो समझ रहे हैं आप, केवल CH3 है तो क्या हो गया, मेथिल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल कार्बन, ठीक है ना। कार्बन के साथ डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े होंगे तो 3 डिग्री, कार्बन के साथ अगर 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़े होंगे तो 2 डिग्री, अगर कार्बन के साथ केवल 1 कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, और फिर आपका क्या हो गया, मेथिल। तो इनका इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी क्षमता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी क्षमता है। देखो दोस्तों, इसमें कार्बन संख्या क्या है, अधिक है, इसमें कार्बन संख्या क्या है, कम है, इसमें और कम हो गई है, इसमें और कम हो गई है। तो जिसमें कार्बन संख्या अधिक है, उसका प्लस आई इफेक्ट भी क्या है, अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन, है ना, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या अगर बढ़ेगी, कार्बन संख्या अगर बढ़ेगी तो प्लस आई प्रभाव भी क्या होगा, बढ़ेगा। कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो प्लस आई प्रभाव भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये फैक्ट बता दें मैंने आपको, याद रखिएगा इसको। अगर कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो प्लस आई प्रभाव भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अभी इसी के बेस पे हम लोग जब कुछ सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, तो उसमें आप बहुत ही इजीली देख पाएंगे इनका कैसे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। आइए कुछ माइनस वाले भी देख लेते हैं, जो माइनस वाले ग्रुप हैं उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। माइनस वालों में दोस्तों बहुत सारे हैं, प्लस वालों से ज़्यादा हैं। प्लस आई, जो प्लस आई प्रभाव दिखाते हैं उनसे अधिक कौन है, माइनस वाले हैं दोस्तों। तो उसमें आप उसमें ले लीजिए, चलिए NO2 से शुरू करता हूँ। NO2 का अधिक होता है किससे, CN से, ठीक है दोस्तों। CN का अधिक होता है किससे, CHO से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, NO2 CN CHO, उसके बाद आ जाएगा आपका CO, आ जाएगा CO,
फिर आपका हो जाएगा इससे अधिक कौन होगा, COOH होगा, COOH, और COOH से अधिक आपका जैसे हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन समझते हैं दोस्तों क्या, फ्लोरीन का अधिक होगा किससे, क्लोरीन से अधिक होगा किससे, क्लोरीन, ब्रोमीन हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, आयोडीन। ये आपका माइनस आई इफेक्ट का किसके लिए है, माइनस आई प्रभाव की श्रेणी है, माइनस आई प्रभाव की श्रेणी है। उसके बाद आपका दोस्तों जो एथॉक्सी ग्रुप होते हैं, एल्कॉक्सी, ठीक है, एल्कॉक्सी ग्रुप आ जाएंगे, OR वाले, ठीक है, OR, O पे बॉन्ड है यहाँ पे, OR के बाद आपका आ जाएगा OH, एल्कोहल। देखना दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से, ये इधर क्या है, मैक्सिमम एसिड्स हैं आपके, यहाँ पे क्या है, अम्ल है, OH क्या हो गया, क्षार के रूप में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे, जब अम्लीय क्षारीय पढ़ेंगे तो वहाँ पे कंपेयर करेंगे हम लोग इसका। तो स्टडी आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो नोट करके रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सवालों की, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि किसका आई इफेक्ट अधिक है, किसका प्लस आई इफेक्ट अधिक है, किसका माइनस आई इफेक्ट अधिक है, किसका कम है दोस्तों, ठीक है। और OH के बाद भी आपको मिल जाएंगे, फिर आता है आपका एल्काइन आ जाएगा, क्या आएगा दोस्तों, एल्काइन समझते ही हैं आप, ट्रिपल बॉन्ड वाला है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड है, 3 1 4, यहाँ पे हो गया एक कार्बन 3 और एक हो गया यहाँ पे ओपन वैलेंसी, तो यहाँ कोई आगे जुड़ेगा। अगर ये जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये कहाँ होना चाहिए, किनारे पर, याद रखना कहाँ होना चाहिए, किनारे पर होना चाहिए, ध्यान रखेंगे हम लोग, कहाँ होना चाहिए, किनारे पर होना चाहिए, तभी प्रभाव डालेगा। ये किनारे पर नहीं होगा तो प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो हो जाएगा किसका होता है, फेनिल ग्रुप हो जाएगा, C6H5 हो जाएगा, C6H5 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपका एल्कीन हो जाएगा, एल्कीन बोले तो CH2 डबल बॉन्ड CH, एक वैलेंसी ओपन रखता हूँ उसका मैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ समूह मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। एक दो और होते हैं, लेकिन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो आप जिसका यूज जो हम कंपाउंड में ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है सवालों में, उनको मैंने यहाँ पे क्या है, एक टेबुलर फॉर्म में लिखा है, क्रम से लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। आप चाहें तो, वैसे मैंने तो इसको बिल्कुल सही लिखा है, फिर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इसको लर्न कर लेंगे आप। प्लस आई प्रभाव दिखाने वाले जो समूह हैं, ये क्या हो गए, माइनस आई प्रभाव दिखाने वाले समूह हो गए, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग कहाँ पहुँच गए, हम लोगों ने शुरू किया था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, GOC से, और उसमें हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में चर्चा की, और मालूम चला कि रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि पढ़ना इतना आसान नहीं है, हमें उससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं, पहले उन तथ्यों को, उन फैक्ट्स को पहले क्या है, स्टडी करना पड़ेगा। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले क्या आया, बॉन्ड फ्यूजन आया, क्योंकि बॉन्ड फ्यूजन से ही सब, जैसे ही आपका जो बॉन्ड टूटता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, वहीं से पूरी व्यवस्था बिगड़नी शुरू होती है कंपाउंड की। और जब व्यवस्था बिगड़नी शुरू होती है तो सभी लोग अपनी अपनी क्या है, व्यवस्था बनाते हैं, और जिसके ऊपर जैसा प्रभाव होता है, जो जिससे प्रेरित होता है, जिस प्रकार से जिसका प्रॉपर्टी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही बॉन्ड फ्यूजन होता है दोस्तों। तो बॉन्ड फ्यूजन को देखने के लिए हम लोगों ने देखा कि जो जिनके बीच में बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है वो किनसे प्रभावित हैं, दोनों परमाणु, और दोनों परमाणुओं के बीच जो बॉन्ड है वो किस प्रकार से फैक्टर हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग को समझ में आया कि बॉन्ड फ्यूजन जो है 4 प्रकार से हुआ आपका। एक इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन जो था उसी की वजह से हो रहा था 4 प्रकार से। तो 3 प्रकार एक जैसे थे अस्थाई वाले, और एक क्या था, अस्थाई वाला था। उसमें से एक प्रभाव पड़ रहे प्रेरिक प्रभाव दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इंडक्टिव इफेक्ट कंटिन्यू रहेगा, और उसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या चीज़, प्रेरिक प्रभाव के अनुप्रयोग क्या हैं, उसके महत्व क्या हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट अभी तो हमने खाली उसका डिफिनीशन, उसके टाइप्स बताया, कौन से ग्रुप्स हैं, ठीक है। अभी आगे जो है कंटिन्यू है क्लास, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, वेलकम नेक्स्ट क्लास में।